टॉपिक एक बार टॉपिक में आपको दिखा दूं अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपका सबसे पहले होने वाला है क्या, ईएमएफ इक्वेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट, देन फेजर डायग्राम, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से आपको ट्रांसफार्मर की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। ठीक, तो एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन। देखो ईएमएफ इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि जब भी आप सप्लाई करंट देते हो, जब भी सप्लाई करंट देते हो तो क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, क्या इंड्यूस होता है, सब कुछ एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, आप एक बात समझो, जैसे मान लो ये आपने बना दिया ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, ईएमएफ इक्वेशन। देखो, तो कह यहाँ पे जब भी आप क्या देते हो, सप्लाई दोगे। अच्छा, जैसे जो भी सप्लाई दोगे ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, साइनोसॉइडल। जो भी आप सप्लाई यहाँ पे देने वाले हो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, साइनोसॉइडल। ठीक है, सुखजिंदर कहाँ रह गया, सुशांत। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो करंट है दैट विल बी साइनोसॉइडल, दैट विल बी साइनोसॉइडल। ठीक है, ओके। तो सपोज मैंने मान लिया कि करंट यहां से जो भी आप करंट दे रहे हो दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, सिंपल। ओके, ये आपका सप्लाई करंट है। अब एक बात यहां से समझो, आपने अभी तक ये देखा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई क्या होगा हमारा, फाई एम साइन ओमेगा टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अगर हमारा करंट साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होगा, और करंट और फ्लक्स में कोई भी फेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो जितना साइन ओमेगा टी एंड अगर अगर सपोज सपोज अगर हम करंट लेते आई एम कॉस ओमेगा टी, हमारा जो फ्लक्स होता वो क्या होता, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। क्या ये बात क्लियर है सबको, अगर हम करंट लेते आई एम कॉस ओमेगा टी तो हमारा जो फ्लक्स होता फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता। अगर साइन लिया हो तो साइन, कहने का मतलब फाई और फ्लक्स और करंट both are proportional to each other means both are in same phase, as simple as that। ठीक है, अभी आप सेकेंडरी पे मत देखो, बस सिंपली एक एक करंट और फेजर के इस पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, ओके। अब देखो आपको यहाँ पे पता है व्हाट इज फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, व्हाट इज ई, इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूं ई वन,
E1, तो यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस अलग रखना पड़ेगा, N1 इंटू डी फाइव बाई डी टी, यस या नो। यहाँ पे अगर आप माइनस, देखो माइनस का इतना याद रखना, ये जो माइनस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, कभी भी ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जस्ट अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सप्लाई का अपोज कर रहा है, बस इतना मतलब है इसका। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है बेसिकली। ये क्या है, एक किसको बता रहा है, लेंज लॉ को। तो मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिस सप्लाई की वजह से इंड्यूस हो रहा है, उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए परेशान मत होना कि सर माइनस प्लस जो भी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये जो E1 है, E1 अभी हमेशा हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे डी फाइव की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी फाइव की वैल्यू क्या है, फाइव इक्वल टू वॉट, फाइव एम साइन ओमेगा टी, यस या नो, फाइव एम साइन ओमेगा टी। यहां ध्यान से देखो, एक्चुअली फाइव की वैल्यू यही है ना, तो फाइव की जगह फाइव एम साइन ओमेगा टी होगा, यस या नो। यहां पे क्या बोला गया आपसे कि देखो इंड्यूस डीएमएफ का फार्मूला क्या है, N1 डी फाइव बाई डी टी। ए क्लियर है, N1 डी फाइव बाई डी टी। तो N1 एज इट लिख दिया, dt एज इट लिख दिया। यहाँ पे जो फाइव है, फाइव की वैल्यू क्या है, फाइव एम साइन ओमेगा टी, यस या नो, फाइव की वैल्यू फाइव एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो बस वही कर रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि E1 इज इक्वल टू माइनस N1 डी ऑफ फाइव एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। सर ओमेगा नहीं लिखा, कहां पे नहीं लिखा, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये भी समझो कि यहाँ पे फाइव टी है। एक्चुअली टी का मतलब होता है दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई की जगह लिख दिया आई टी, आई एम साइन ओमेगा टी, फाइव की जगह फाइव टी, फाइव एम साइन ओमेगा टी, इट मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अब एक बात समझो, इसका आप करो डिफरेंशिएशन, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो माइनस N1, अब फाइव एम तो चलो कांस्टेंट है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द कांस्टेंट। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी। और ये जो यहाँ पे आपका कांस्टेंट बच रहा है, दैट इज ओमेगा, ऐसे लिखते हैं ना, साइन ए टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस ए टी इंटू ए, जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इन ए आपका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, तो अब देखो E1 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके सामने, माइनस N1, माइनस N1। और मैं फिर से अगर मैं आपसे बोल दूं सिंपली N1, चलो एक बार लिख देता हूं, N1 इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू फाइव एम इंटू कॉस ओमेगा टी। पहले आप मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, E1 की वैल्यू माइनस N1 इंटू ओमेगा इंटू फाइव एम इंटू कॉस ओमेगा टी, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पहले मुझे ये बता दो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े हम, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं किया, आप इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला जानते हो, एन डी फाइव बाई डी टी, और मैंने क्या बोला कि फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई को हमने कंसीडर किया, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, उसको हम कंसीडर कर सकते थे आई एम कॉस ओमेगा टी भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी विल कंसीडर आरएमएस वैल्यू, तो वहां पे आपका साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, डजंट मैटर। एक बात समझो, जैसे अगर मैंने आपके सामने ग्राफ दे दिया, एक बात बताना, ये मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं,
ये साइन ओमेगा टी का है या कॉस ओमेगा टी का? जल्दी बोलो। ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, कॉस ओमेगा टी का? साइन का, ठीक है, साइन का। और ये आपका बेसिकली कॉस का, ये ग्रीन वाला कॉस का। तो अगर चाहे ए साइन ओमेगा टी लिखूं या फिर ए कॉस ओमेगा टी लिखूं, क्या इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये दो अलग अलग ग्राफ है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ? ए ओनली, ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ना। और अगर मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो क्या बोलोगे? ए डिवाइड बाय रूट टू, यस या नो? मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। ये सारी चीजें रिकॉल करते चलो, क्योंकि ये सारी चीजें ना टाइम पे याद ही नहीं आती है। तो तुम्हें लगता है आसान है, पर तो टाइम पे तुम्हें याद नहीं है तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोई भी साइनोसोइडल वैल्यू है, अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइड बाय रूट टू, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। और जो भी साइन ओमेगा टी या कॉस, अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आरएमएस वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे साइन है या कॉस है? मुझे बताओ, क्या आरएमएस वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे साइन है या कॉस है? मतलब क्या हुआ कि जो आरएमएस, अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू सेम है तो आरएमएस वैल्यू ऑलवेज सेम। पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक्चुअली मैं ये सारी चीजें क्यों बताना चाह रहा था, किसी के दिमाग में आया सर आई एम साइन ओमेगा टी के लिए या आई एम कॉस ओमेगा टी ले लेते, तो बताओ कोई अंतर आने वाला था? अगर हम आरएमएस वैल्यू को कंसीडर करने वाले हैं तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है। हम चाहे आई एम साइन ओमेगा टी लिखे, चाहे आई एम कॉस ओमेगा टी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलो, तो यहां पे E1 इज इक्वल टू माइनस N1 फाइव इंटू फाइव एम कॉस ओमेगा टी। अब एक चीज देखो यहां पे आप, मैंने क्या बोला आपसे कि वो जो लेंज लॉ है, वो जो लेंज लॉ है, आप उसे, आप इस माइनस साइन को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। एक बात बताओ, क्या हमने यहाँ पे माइनस ए बाई रूट टू लिखा? क्या माइनस भी तो था ना कुछ देर के लिए, बट क्या हमने यहाँ पे माइनस लिखा? बोलो, क्या हमने यहाँ पे माइनस लिखा? नहीं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ किसकी बातें कर रहे हैं? मतलब मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो हमें प्लस या साइन से मतलब नहीं है साइनोसोइडल। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? N1, व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू 5m इंटू कॉस ओमेगा टी। एक बात बताओ, जो भी कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे ये बोलता कि E इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, क्या मुझे तुम इस वेवफॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? ये जो वेवफॉर्म मैंने ऊपर लिखी है, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो मुझे? 5, क्या क्या होगा? 5। तो आपने 5 कैसे पता किया? साइन का जो भी साइन का कॉफिशिएंट था उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू माना, यस या नो? जो भी साइन का कॉफिशिएंट था आपने उसको मैक्सिमम वैल्यू माना। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का जो भी वैल्यू कॉस ओमेगा टी के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है, वो सारा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि E1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कॉफिशिएंट ऑफ कॉस ओमेगा टी, यस या नो? N1 इंटू 2 पाई एफ इंटू 5 इंटू एम। क्या इस पॉइंट तक देखो यार, मैं हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चल रहा हूं। स्टिल किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज बता देना। क्या ये E1 की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें क्लियर है? जो भी कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, ओके। बट क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है? नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन आरएमएस वैल्यू।
सर माइनस क्यों नहीं लिया? जैसे यार एक बात बताओ, अभी मैंने यार उसी लिए मैंने बीच में 5 मिनट उस पे बताया कि ये लेंज लॉ है, ये सिर्फ ये बताता है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज द अपोजिट, दैट इज द अपोजिट। एक बात बताओ मुझे, अगर ए कॉस ए साइन ओमेगा टी है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी है तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही होगा, बस इतना ही डिफरेंस है ना। अब एक बात बताओ, ये माइनस है या प्लस है, इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि तुम्हारा ये जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट होगा क्या? तुम माइनस ले रहे हो प्लस ले रहे हो, क्या इस बात से इस बात पे फर्क पड़ता है कि मैग्नीट्यूड तुम्हारा पॉजिटिव है या मतलब प्लस है या माइनस है? मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा ना, आप चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो। आ रही बात समझ में? तो वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। इसके लिए हमें कोई फर्क, क्योंकि यार चलो तुम स्टार्ट, देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो, बट एक साइकिल की बात तो है नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस चलता रहेगा। ओके, अगर हम आरएमएस की बात करें तो बताओ जरा, मैक्सिमम से आरएमएस कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम से आरएमएस कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू। तो अब यहां पे मैक्सिमम की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, n1 इंटू 2πf इंटू φm डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √2। ओके, अब यहां पे अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 2 इंटू पाई डिवाइड बाई √2, 2 इंटू पाई डिवाइड बाई √2 इंटू n1 इंटू एफ इंटू φm, या फिर यहां पे E1 इंटू आरएमएस वैल्यू, जब 2 पाई इसे √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू पाई डिवाइड बाई n1 एफ इंटू φm। और जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे कि द वैल्यू ऑफ पाई इंटू √2, ये आपका आ जाएगा 4.44 एफ इंटू n1 इंटू φm। क्या है मेरी बात यहां तक आपको अब समझ में आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? यार ये तो रटा होगा। फोर 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5, ये आपका यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, इस यहां पे स्टार्ट किया था, ठीक, उसके बाद यहां पे जाके आपका खत्म हुआ। अच्छा, ये हमने किधर का बनाया? ये प्राइमरी सुखजिंदर, सुशांत और जसमीत, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं बताने, ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया? सिंपल है यार, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, ठीक है, बस इक्वल टू एन डिफाइड बाई डी टी को ही डेरिवेट किया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आता है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, अब यहां पे अगर मैं सिंपल E2 आरएमएस की बात करूं, अब बताओ जरा क्या चेंज होने वाला है? अभी मैं प्राइमरी की बात कर रहा था 4.44 एफ इंटू n1 इंटू 5m, सेकेंडरी पे क्या चेंजेस होने वाले हैं? सिंपली n1 की जगह क्या हो जाएगा, बोलो, n1 की जगह क्या हो जाएगा, n2, तो 4.44 एफ इंटू n2 इंटू 5m इंटू 5m, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, E2 इक्वल टू E2 RMS 4.44 F इंटू N2 इंटू 5M। तो आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ,
कि आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो 4.44 f इंटू एन इंटू 5, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ या आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज द आरएमएस इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या करोगे बेसिकली, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट √2, सिंपली यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। यार देखो, जब हम मैक्सिमम से, ध्यान से देखो, मैक्सिमम से आरएमएस निकालने के लिए क्या किया हमने, √2 से डिवाइड किया ना, यस या नो? डिवाइड बाय √2 ना, डिवाइड बाय √2। तो इसका मतलब अगर हमें आरएमएस से मैक्सिमम चाहिए तो सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय √2। क्लियर? डन? यहां तक समझ नोट कर लिया? एक बार यहां पे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या बहुत कम है यार, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम। पंगा यही है ना, समझते ही नहीं है बात को। ओके, अब हम इस फॉर्मूले से देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखो, यहां से ऑब्वियस बात है, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे ऑब्वियस बात है डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या आरएमएस है, क्या मैक्सिमम है। ठीक है, ये सारी चीजें बिना डेरिवेशन के आपको रियलाइज भी नहीं हो पाएंगी। ठीक, ओके। तो अब यहां से आपको हम रिलेशन पे बात करते हैं। तो अभी तक हमने बेसिकली दो रिलेशन पढ़े। अब देखो, उसी दोनों पे काम करते हैं प्रॉपर और देखते हैं कि क्या क्या हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू N1 इंटू 5। यहां क्या लिखना है, व्हाट इज 5 के 5.1 लिखना है, 5.2 लिखना है, क्या लिखना है, 5.1 या 5.2? 5.1 या 5.2? 5m, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे। बताओ, ऐसी ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे मैंने तुम्हें 5.1 लिख के दिखाई दी? दिखाओ दिखाओ जरा, है कोई जगह दिख रहा है कहीं पे 5.1 लिखा हुआ है मैंने? हाँ, तो ऑप्शन इसलिए दो दिया ना, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग रहो ना। मैं तो गलती करवाने के लिए बैठा हूं तुमसे। पंकज ने दिया ना आंसर, पंकज ने दिया ना 5m, उसने तो नहीं ढूंढा 1 और 2। चलो, तो E1 इक्वल टू 4.44 F इंटू N1 इंटू 5m। एक कहाँ का है, प्राइमरी का? हाँ सही बात, प्राइमरी का सेकेंडरी का। ए इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ का था, प्राइमरी का सेकेंडरी का? प्राइमरी का। चलो, अब सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, 4.44 F इंटू N2 इंटू 5m। क्लियर है सबको? मतलब देयर इज ओनली सिंगल डिफरेंस, दैट इज N1 और N2, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? अब इससे देखो हम क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं। एक बात बताओ, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन, क्या अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन
या आप सिंपली अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें हैं, दिस इज द रिड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, तुमने अगर लेक्चर लगाया होगा तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ए, ये तो सबको पता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, फ्लक्स इज इक्वल टू ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, जल्दी बोलो व्हाट इज बी, flux density, and what is phi, phi is the flux, flux density का यूनिट बताओ जल्दी, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई का सिंपली वेबर, सिंपली वेबर। याद रखना ये सारी चीजें एक ऐसी चीजें हैं ना, ये ऐसी चीजें हैं, मतलब वो एमएमएफ का होता है जो आप एम्पियर टर्न बोल रहे हो, जो ऐसी चीजें होती है ना, लोगों को लगता है कि हमें आता है, बट सबसे बड़ी गलती होती है जब ये बाद में इसी ऐसे क्वेश्चन अफसोस करवाते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब तुम्हें लगेगा तुम सही करके आए हो बट तुम गलत करके आए हो, मार्क्स तो उतने मिलने, तुम चाहे टफ क्वेश्चन करो चाहे आसान क्वेश्चन करो, ठीक है। फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो फ्लक्स वेबर, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो अब समझो जरा, तो मैं यहाँ पे फ्लक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू N1 इंटू 5M की जगह क्या रख सकता हूँ, B इंटू ए, B इंटू ए। अच्छा, अभी मैं दोनों को कंक्लूड नहीं कर रहा, मतलब दोनों को लेके नहीं चल रहा, सिंपल एक को ही लेके चल रहा हूँ, कोई वो तो है नहीं, ठीक। तो अब एक बात बताओ, क्या अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन, अगर मैं बात करूं अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन, तो इसमें से क्या क्या चेंज कर सकते हो, बता सकते हो, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, एनीवन, मतलब ट्रांसफार्मर चल रहा है, या फिर क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते वो बता दो, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्न्स तोड़ के तो चेंज करोगे नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर सकते। यार एक बात बताओ, ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर मैं 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज की अप्लाई कर दूं तो क्या चेंज नहीं हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, मैं यार अंडर रनिंग कंडीशन में अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज अप्लाई की जगह 100 हर्ट्ज दे दूं तो चेंज हो गया ना, ऐसे नो। तो याद रखना, अंडर रनिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज, वो बात अलग है कि आप 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हो तो 50 हर्ट्ज लोगे, बट अगर मैं 100 का दूंगा तो 100। अब देखो, क्या आप चलते हुए ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स बदल सकते हो, क्या चलते हुए ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, आ रही बात समझ में, क्या चलते हुए ट्रांसफार्मर का आप एरिया बदल सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, क्लियर। नहीं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप प्राइमरी पे 50 हर्ट्ज दोगे तो सेकेंडरी पे भी 50 हर्ट्ज मिलेगा, अगर प्राइमरी पे 100 दोगे तो सेकेंडरी पे भी 100 मिलेगा। आ रही बात समझ में पंकज, अगर आप उसे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बोल लो, इसका मतलब जो प्राइमरी पे दोगे वही सेकेंडरी पे मिलेगा, इस वे में बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप प्राइमरी पे 100 दोगे तो सेकेंडरी पे 50 थोड़ी मिलेगा यार, क्लियर है मेरी बात, सबको समझ आ गई ना कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, तो इस वे में जो दोगे वही मिलेगा बेसिकली, क्लियर। तो 4.44 F इंटू N1 इंटू 5, तो अगर मैं अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करूं, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन, तो अब एक बात देखो, मैं ये बोल सकता हूं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है ही, F इंटू, अगर यहीं पे देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट लूं F इंटू 5, मैं एक स्टेप यहां से आ रहा हूं, ध्यान से देखना, एक स्टेप यहां से आ रहा हूं, ठीक है, ओके। या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू
बी, फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, बी ए इज ए कॉन्स्टेंट। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन फ्लक्स चेंज कर सकते हो कि नहीं? फ्लक्स चेंज कर सकते हो कि नहीं? फ्लक्स मटेरियल पे डिपेंड करता है हालांकि, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियस बात है यार, करंट आप ज्यादा सप्लाई कर दो, 10 एम्पियर दे रहे हो, 25 20 एम्पियर दे दो, फ्लक्स तो चेंज हो गया ना? यस नो? फ्लक्स तो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां से मतलब क्या हुआ, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 5। इसको एक स्टेप अभी यहां पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहां से डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 5, यहाँ पे E1 लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली ओके। अच्छा, E इक्वल टू F इंटू 5 ए प्राइमरी बी ए क्या है? देखो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू बी इंटू, आपने वो क्लास नहीं लगाई थी क्या, वो जो जब हमने सर्किट की बात करी थी, मैग्नेटिक सर्किट की, फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया। ए आपका फ्लक्स है, ए आपका फ्लक्स डेंसिटी है, और ए आपका एरिया है। जैसे देखो आप ऐसे समझो कि मान लो यहां पे आपने एक नॉर्थ पोल लिया, यहां पे साउथ पोल लिया, ठीक है। अब यहां से मान लो फ्लक्स के फॉर्म में आपका कुछ जा रहा है, फ्लक्स के फॉर्म में कुछ जा रहा है, दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द फर्स्ट केस। अब अभी 4 लाइनें जा रही थी, अभी 8 लाइनें जा रही हैं, अभी 8 लाइनें जा रही हैं। तो बेसिकली यहां पे देखो, तो ये जो आपने किसी, जैसे कि होता है ना कि आप ये समझो कि पहले केस में डेंसिटी क्या थी, लो, सेकेंड केस में डेंसिटी क्या है, हाई। आ रही बात समझ में? जब 4 लाइनें हैं, जब 4 लाइनें हैं तो डेंसिटी क्या है, कम है। 8 लाइनें हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैंने मान लो एक सिंपल सा कोई भी सर्कल बना दिया, तो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें इस पर्टिकुलर एरिया के पर यूनिट एरिया से जितना ज्यादा फ्लक्स लाइंस जाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगा। आगे बात समझ में? पर यूनिट एरिया से जितना ज्यादा फ्लक्स लाइंस जाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं, ये तो चलो सिंपल हो गया, अब अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफार्मर में बात करूं, तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, वहां पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स में। इसमें बात करते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स में। तो जितना ज्यादा ये डोमेन्स होंगे उतना ज्यादा बेसिकली उतनी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी और उतना अच्छा उसका डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा डोमेन्स अलाइन होंगे बेसिकली। समझ रहे हो? तो अगर कोई बोले कि यार मैग्नेटिक मटेरियल हमें एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा डोमेन की डेंसिटी है, ये मतलब हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ एरो लग के होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये है कि हम ऐसा एक इमेजिन करते हैं कि अगर इस तरीके से डोमेन अलाइन हो रहे हैं, जितने ज्यादा डोमेन अलाइन हो रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी है। तो अगर 4 लाइनें हैं तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक डेंसिटी ज्यादा है, इसमें से 2 लाइनें बच रही हैं, 2 लाइनें नहीं है, तो मैग्नेटिक डेंसिटी आपका फ्लक्स डेंसिटी कम है। तो काइंड ऑफ दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, ओके। तो E इक्वल टू एफ इंटू 5। अब इसी इंड्यूस ईएमएफ कैन ऑल्सो बी रिटेन एज V। तो V एफ इंटू 5, या फिर V बाई एफ इज इक्वल टू 5। समझो जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, V बाई एफ इज इक्वल टू 5। अब देखो ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, ये तो फ्लक्स है, और ये क्या है,
वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का रेशियो, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, फ्लक्स कब बढ़ेगा? जब हमारा एक्टिव कंपोनेंट आ रहा होगा सप्लाई से या रिएक्टिव कंपोनेंट? एनीवन? रिएक्टिव कंपोनेंट। क्योंकि यहां पे जब हम रिएक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली रिएक्टिव, देखो आप ही बताओ, फ्लक्स कौन क्रिएट करता है, इंडक्टर या रजिस्टर? फ्लक्स कौन क्रिएट करता है? इंडक्टर क्रिएट करता है, समझ लो ना। रजिस्टर तो क्या करता है, वो तो पावर को डिसिपेट करता है, तो पावर डिसिपेट कर देता है। इंडक्टर क्या करता है, वो एक बेसिकली फ्लक्स क्रिएट करता है, और वही फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। उसी फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो इस पे एक बार थोड़ी देर के लिए भी थोड़ी सी इस पे आते हैं थोड़ी देर के बाद। अब यहां से देखो क्या क्या रिलेशन मिला हमें, यहां से हमें क्या क्या रिलेशन मिला, सबसे समझते हैं। अगर मैं E1 अपॉन E2 करूं, अगर मैं E1 अपॉन E2 करूं, तो E1 क्या था, 4.44 F इंटू N1 इंटू फाइव एम, और E2 क्या है, 4.44 F इंटू N2 इंटू फाइव एम। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 4.44 F F फाइव एम, तो बेसिकली हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है, अब यहां से तुम्हें E1 अपॉन E2, अच्छा E1 अपॉन E2 को मैं अभी सिंपली V1 अपॉन V2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो एक बात सिंपल सा समझो, जब आप एक ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर से जा रहा हो, मतलब ऐसा कुछ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है ना ट्रांसफार्मर? देखो यार, प्रॉब्लम तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि सर प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि तुम्हें आ रहा हो ना आ रहा हो तो बता देना, बाकी समझाने की जिम्मेदारी कोशिश करेंगे तुम्हें अच्छे से समझाए। ओके, अब यहां पे देखो, ये अब यार अंतर्यामी नहीं है ना, तो बताना तो पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ पे एक क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे क्या है, आउटपुट या सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो होते दो ड्रॉप्स, कौन कौन, आर और जे एक्स, आर और जे एक्स। अब समझो जरा, अब विच वन इज ग्रेटर, V1 और E1, कौन सा बड़ा है, बताओ, V1 बड़ा है या E1 बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियस सी बात है V1, क्योंकि यहां से कुछ ड्रॉप होगा, यहां से ड्रॉप होगा, जो बचेगा E1 पे आएगा। चलो इधर आ जाओ, E2 बड़ा है या V2 बड़ा है? E2 बड़ा है या V2 बड़ा है, बोलो। यहाँ पे R2 है, यहाँ पे JX2 है, E2 बड़ा है, क्योंकि यहां पे E2 के बाद जो बचेगा वो V2 में ड्रॉप आएगा। अगर मैं यहां पे KVL लिख दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस, अगर इसमें से करंट जा रहा है I1, तो I1 इंटू R1 प्लस JX1। क्या इस KVL इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है? सिंपल है ना, कि ये जो वोल्टेज है दैट इज द सम ऑफ E1 प्लस R1 प्लस JX1। यहां पे क्या लिखूं मैं, यहां पे V1 लिखूं या E2 लिखूं, जल्दी बोलो, यहां पे मैं V1 लिखूं या E2 लिखूं? वेरी गुड, क्या लिखना है, E2 लिखना है। E2 इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं,
I2 इंटू R2 प्लस JX2 प्लस, बोलो व्हाट इज प्लस, व्हाट इज प्लस, प्लस V2 प्लस V2, सिंपल केबील इक्वेशन। और वैसे भी बता सकते हैं, जैसे आप एक बात समझो, मैं बोलूं कि अगर एक 100 वोल्ट है, मैं बोलूं कि 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा, जल्दी बोलो, यहाँ पे कितना बचा यार, 90 बचा। अब चलो आइडियल केस है, अब मान लो 90 है, ए स्टेप डाउन किया, ए स्टेप डाउन किया और यहाँ पे बचा 9 वोल्ट, स्टेप डाउन किया 90 वोल्ट का 9 वोल्ट बचा, सपोज 9 वोल्ट बचा, क्योंकि स्टेप डाउन किया हुआ है, मतलब कि आपका N1 अपॉन N2 है 1 अपॉन 9, सॉरी 9 अपॉन 1, 9 अपॉन 1, समझ में आ रही है सबको मेरी बात। N1 अपॉन N2 इक्वल टू 9 अपॉन 1, इसका मतलब क्या है, जितना भी यहाँ का वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे वोल्टेज आया 9। अब बताओ V2 क्या होगा, 9 से, मतलब अगर यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो V2 कितना होगा, V2 कितना होगा, 7 वोल्ट, 7 वोल्ट। आगे बात समझ में सबको, क्या सबको V1 E1 V2 E2 सारा प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप प्राइमरी वोल्टेज देते हो, ड्रॉप हुआ E1 आया, E1 के बाद फिर आपका स्टेप, अगर अगर यही 1:1 का ट्रांसफॉर्मर लेते हम, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, अगर हम 1:1 का ट्रांसफॉर्मर यूज करते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, दैट इज द 90। समझो जरा, सारी सारी चीज को समझो, अब फिर से फील, मतलब अगर E2 की वैल्यू अगर 1:1 लिया, सपोज 1:2 ले लिया, सपोज ट्रांसफार्मर 1:2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, व्हाट इज द 1:2 1:2 1:2, सुनो मेरी बात को फिर बोलो, 1:2 तो 90 इंटू 2 दैट इज 180, नहीं समझे भाई साहब, 1:2 मतलब स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, कितने टाइम बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा, तो 90 विल परफॉर्म 180। अब अब मेरा क्वेश्चन समझो, अगर आपसे मैंने बोल दिया कि ये जो ट्रांसफार्मर है, तुमसे बोल दिया कि यार एक ट्रांसफार्मर है 150 वोल्ट, आप बताओ ये कौन सा वोल्टेज है, V1/V2 है या E1/E2 है, ये V1/V2 है या E1/E2 है, ये क्या है, 100/50, आपके सामने 4 वोल्टेज हैं, आपके सामने 4 वोल्टेज, ये दोनों कैसे पॉसिबल हो सकते हैं यार, दोनों पॉसिबल तो आइडियल केस में ही हो सकते हैं जब यहाँ पे कोई ड्रॉप ना हो, दोनों पॉसिबल तो हो ही नहीं सकते, मतलब दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, आइडियल केस को छोड़ के, आइडियल केस में लॉस नहीं होगा, तो आइडियल केस में फिर, तो सिंपल याद रखना, दिस इज प्रैक्टिकली E1/E2, दिस इज E1/E2, आधे लोग को यही नहीं पता, उनको लगता है कि V1/V2, एक्चुअली दिस इज E1/E2। आ रही बात समझ में, देखो मैं तुम्हारे सामने पहले क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसका आंसर दे रहा हूं, क्या किसी को यहां तक प्रॉब्लम है, हालांकि क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, 100 इक्वल टू E1 50 इक्वल टू E2, हाँ बोल, एक्चुअली ऐसा मतलब ये बोल सकते हैं 100 इक्वल टू 52 प्लस उसके बाद क्या है कि N1/N2 का रेशियो, ठीक है, बट ये है कि E1 इक्वल टू 100 E2 इक्वल टू 50, सिंपल, ठीक, आगे बढ़े, जहां तक किसी को कोई दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे किस लिए आया था, हाँ अब देखो, अगर, तो अब एक बात बताओ, V1 नहीं होगा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि V1 इक्वल V1/V2 है वो, आप ये बोलना चाह रहे हो, नहीं ये होता है E1/E2 होता है, ठीक है, अभी इसको मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, टेंशन मत लो।
ए आपका E1/E2 ही होता है, ठीक है। अब आप जैसे देखो, अगर मान लो जैसे उसने ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ E1/E2 90 लिया ओ तो, अरे नहीं समझे यार आप, इस उसको कंफ्यूज मत हो, ये तो मैंने बाद में एग्जांपल दिया ना। मैंने बोला कि अगर आपके सामने 100/50 है, उसे भूल जाओ, पहला एग्जांपल भूल जाओ, 100/50 है, तो एक क्या है, V1/V2 है या E1/E2 है, भूल जाओ, ऊपर क्या होता है भूल जाओ। आपके सामने ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ गई, चलो 100/50 ले लिया, कंफ्यूजन हो गई, 100 kV बटे 200 kV, अभी ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये V1/V2 है या E1/E2 है, तो आंसर इज दिस वन इज E1/E2। सुखजिंदर क्लियर है, ये हमेशा N1/N2 ही होगा सर। बात करेंगे यार, सब बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है, सब बात करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टेप वाइज जैसे जैसे समझाते जा रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ, क्योंकि सब अगर एक एक डाउट लेने लगूंगा ना तो फिर वो सारी चीजें थोड़ी सी ना सिंक्रोनाइजेशन में से हट जाएंगी, ठीक है। सब पे आऊंगा, अभी आऊंगा, 10 विद इन 5 मिनट आऊंगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि तुम्हें एक चीज क्लियर है या नहीं, कि अगर तुम्हारे सामने कभी भी वोल्टेज का रेशियो आ गया तो दैट इज E1/E2। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। पता कैसे करना है सर कि ये वोल्टेज है या सर? भाई बता रहा हूँ यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो जसमीत, अभी ट्रांसफार्मर खत्म नहीं हुआ है, एक बार मेरे एंड से खत्म हो जाने दो यार। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो यार कि ये E1/E2 है, मैं बोल रहा हूँ, इतना कष्ट कर दो। ओके, अब देखो यहां पे जब ये चीज, अगर अगर E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू V1/V2, क्या ये पॉसिबल है? बोलो। है, कब? कब? आइडियल केस में। कब? आइडियल केस में। तो क्यों आइडियल केस में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आइडियल केस में जो ड्रॉप होता है वो क्या, लॉसेस क्या हो जाते हैं, जीरो। यस या नो? अगर आइडियल केस है तो लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर लॉस जीरो है तो 100 इक्वल टू 100, यस या नो? क्लियर है? जब यार बीच में लॉस ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पहुंचेगा, ठीक। तो अगर यहां पे बात करें तो E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू V1/V2, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब सारी बातें डिस्कस डिटेल में करते हैं। हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात अलग है कि अक्सर न्यूमेरिकल में मान लेंगे कि E1/E2 इक्वल टू V1/V2, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अक्सर मान लेंगे। खैर, एक बात समझो, अब इसका फिजिकल मतलब समझते हैं, जिसकी अभी आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या होने हो रही है। समझो जरा, अगर मैं इसको लिख दूं कि E1/N1 इज इक्वल टू E2/N2, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसको कोई मुझे लाइन में बता सकता है? इवन, व्हाट इज इवन? व्हाट इज इवन? व्हाट इज इवन? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी टर्म्स, एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूं कि इसमें ना मैंने 10 टन दिए, मान लो 10 टन, N1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। समझना, बहुत जान समझना जसमीन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है ये। अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 10, अब मुझे यहां पे वोल्टेज, पहला केस लेता हूं,
पहला केस लेता हूं कि मुझे वोल्टेज यहां पे जनरेट करना है 100 वोल्ट, दूसरा केस लेता हूं कि मुझे यहां पे जनरेट करना है 1000 वोल्ट। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुझे 100 वोल्ट जनरेट करना है, इसका मतलब एक टर्न हमारा कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा? जल्दी बोलो, एक टर्न 10। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर टोटल 100 वोल्ट जनरेट करना है तो हमारा जो एक टर्न होगा वो 10 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा। चलो दूसरे पे आ जाओ। अब अगर यहां पे अगर तुम्हें टोटल 1000 वोल्ट प्राइमरी पे रखना है तो बताओ जरा, एक टर्न कितना वोल्ट जनरेट कर रहा होगा? 100 वोल्ट। क्या जनरेट कर रहा होगा? 100 वोल्ट। अब एक बात समझो, अगर यहां पे मैं ये बोलूं कि ये तो प्राइमरी का हो गया, प्राइमरी का। अब अगर इसको 100 अपॉन 200 करना है, 100 अपॉन 200, क्या मुझे तुम बता सकते हो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? अगर मुझे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? 20। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? 20। क्यों? क्योंकि चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हमेशा याद रखना, जो एक नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो हमेशा सेम वोल्टेज जनरेट करता है। अगर वो प्राइमरी में रहते हुए एक टर्न 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो सेकेंडरी में रहते हुए भी एक टर्न 10 वोल्ट ही जनरेट करेगा। अगर हमको टोटल 200 वोल्ट जनरेट करना था तो हाउ मेनी टर्न्स वी नीड? 20। आगे बात समझ में? चलो इधर आ जाओ। अगर सपोज मान लो 1000 वोल्ट है, बट हमें इसको 500 वोल्ट करना है, हमें इसको करना है 500 वोल्ट। अब बताओ जसमीत, आप बताओ, मैं सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स लूं? सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स लूं? भाई साहब एक टर्न 100 कर रहा है, अगर 500 ले लोगे तो 500 गुड़े 100, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंपली सिर्फ 5 टर्न्स। जसमीत एक टर्न, आप एक बात बताओ, सेकेंड केस में एक टर्न कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा था? मुझे आप बताओ। सेकेंड मतलब जो सेकेंड केस है उसमें एक टर्न कितना जनरेट कर रहा था? 100 ना यार, भाई साहब 100। क्या करते हो यार? जब 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है, तो N1 10 वोल्ट को जनरेट करना है 1000 वोल्ट, तो एक वोल्ट कितना, एक टर्न कितना जनरेट करेगा? 100। तो 500 वोल्ट को जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए? 500 वोल्ट को जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए? 5। सिंपल। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नोन एज ईएमएफ पर टर्न। ये लाइन आधे जल्दी समझ में नहीं आती है लोगों को कि ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। इस पे न्यूमेरिकल भी दिखाता हूं मैं आपको। पहले ये लाइन सबको, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। ठीक है? चलो जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक आपके सामने ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने, एक आपके सामने ट्रांसफार्मर बना दिया। मान लो ये आपका 5 टर्न है, 5 टर्न है। इधर मान लो आपका
25 टन है। कितना है? 25 टन। ठीक है, मतलब बेसिकली ए तुम्हारा N1 हो गया और ए तुम्हारा N2 हो गया। N2 इज व्हाट? 25। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इफ E1 is 100 then what is the value of E2? जल्दी बताओ, सोच समझ के आंसर देना। बहुत ये सब पता है कैसे क्वेश्चन है, जहां पे 50% जनता गलती करके आती है। तुम भी गलतियां करोगे, अभी दिखाता हूं मैं। E1 की वैल्यू 100 है तो E2 की वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर देना, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। इफ अरे यार लाइट कट गई। अंधेरा हो गया पूरा यार। रहने को जरूरत नहीं। आवाज आ रही है आप लोग को? चलो बस आवाज सुनो, स्क्रीन देखो। लाइट कट गई यार। ओके, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू 100 है तो E2 की वैल्यू बताना था। उसके बाद अगर अगर मैं ये पूछूं आपको कि इफ EMF, दूसरा क्वेश्चन, EMF मतलब सॉरी, इफ E1 per turn is 100 then what is the value of E2? दोनों का आंसर बताओ। पहले का आंसर कितना आ रहा है, दूसरे का आंसर कितना आ रहा है? If E1 per turn is 100 then E2 per turn is 100 then E2। तीसरा क्वेश्चन, इफ E1 per turn is 100 then E2 per turn is। तीन क्वेश्चन आपके सामने है, इससे ज्यादा मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता कोई। अब तीनों का आंसर देखते कितने लोग सही बताते हैं। E1 is 100, $500, 25, 100, 100। ओके चलो, तो चलो लग रहा है काफी लोगों का सही है, तो एक एक को डील करते हैं, सबको डील करते हैं। ठीक है, सबको डील करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहां पे 100 डिवाइड बाई E2 पूछा हुआ है, N1 इज 5 and N2 is 25, then what is the value of E2? तो 500। तो ये तो आंसर लगभग सबका सही था। क्लियर है सबको? E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे चले।
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरे क्वेश्चन पे चलें। चलो अब दूसरा देखो, ईएमएफ पर टर्न इज 100। बेसिकली ये E1 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। E1 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। आपसे पूछा क्या है? E2। आपसे पूछा क्या है? E2। समझो जरा। अब E1 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी है? 100। और आपसे पूछा क्या है? E2। तो आपको पता है E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2। तो देखो E1 अपॉन N1 दैट इज 100, E2 की वैल्यू पूछी गई है आपसे, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2 दैट इज 25, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 दैट इज 2500। आगे बात समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन में आ जाए। तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि ईएमएफ पर टर्न इज ऑलवेज सेम। तो अगर E1 अपॉन N1 इज 100, तो ऑब्वियस सी बात है E2 अपॉन N2 इज ऑलवेज 100। क्लियर है? तो आंसर इज 500, 2500 एंड 100। तो सोचो सिर्फ E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 से इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैं इसमें और भी 2-4 क्वेश्चन बना सकता हूं, बट अभी फिलहाल तो कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे मान लो 10 टर्न्स है, इधर भी 10 टर्न्स है, इधर भी, ठीक है? 10 टर्न्स इधर है, 10 टर्न्स इधर है। अभी आप बताओ दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? मुझे पहले ही बताओ, दोनों साइड का वोल्टेज सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? तो मतलब E1 E2 की बात कर रहे हैं, तो मान लो मैंने मान लिया 1000 वोल्ट है प्राइमरी का, 1000 वोल्ट है सेकेंडरी का, 1000 वोल्ट है सेकेंडरी का। अब आप मुझे बताओ ये स्टेप अप है स्टेप डाउन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, आप ईएमएफ पर टर्न मुझे प्राइमरी का बताओ। ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी का मतलब एक एक टर्न कितना कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? एक टर्न कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? वेरी गुड, 100 वोल्ट। ईएमएफ पर टर्न आप सेकेंडरी का बताओ। ईएमएफ पर टर्न आप सेकेंडरी का बताओ। ईएमएफ पर टर्न कितना सेकेंडरी का? 100। चलो अब इसी में अब मुझे इसे स्टेप अप बनाना है, स्टेप अप बनाना है। अब आप बताओ, अगर अगर मैं इससे स्टेप अप बनाना चाहता हूं तो मुझे प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना है सेकेंडरी का? अगर मुझे नंबर स्टेप अप बनाना है इसे सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी का मान लो मुझे 1000 से 2000 करना है। तो अब बताओ आप कितना नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूं मैं? यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना करूं? यहां पे 10 है तो यहां पे कितना कर दूं? यहां पे कितना कर दूं? 20 कर दूं, ठीक है? अब बताओ स्टेप अप हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, स्टेप अप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब एक बात, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपने बोल दिया कि स्टेप अप हो चुका है। अब मुझे बस ये बता दो कि इधर का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी बताओ, बोलो ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी, ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी 1000/10 कितना आया? 1000/10 कितना आया? 100। अब इधर का बताओ ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, इधर का बताओ ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी 2000/20 कितना आया? कितना आया? 100। क्या आपको आंसर मिला? अब देखो ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न सेकेंडरी हमेशा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चाहे आप यहां बात करो, चाहे आप यहां पे बात करो, चाहे आप यहां बात करो, चाहे आप यहां पे बात करो, हमेशा ईएमएफ पर मतलब एक टर्न हमेशा उतना ही वोल्टेज जनरेट करेगा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी। अगर आपको स्टेप अप करना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, दैट्स इट। आगे बात समझ में, ठीक है? ओके, वेलकम। और लोग भी अब गलती से भी नहीं बोलेंगे, कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया इस पर। सुखजिंदर, हो गया क्लियर? तो अब देखो, अब वही पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, अब बताओ, अगर ईएमएफ E1 पर टर्न इज 100, E1 पर टर्न इज 100, तो E2 पर टर्न कितना होगा? सेम ही होगा ना जसमीत, सेम ही होगा, ठीक है? तो इसलिए उसका आंसर कितना था, 100 था। इसलिए उसका आंसर कितना था, 100 था, ठीक है? एक पीएसपीसीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है और एचपीएसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे। और मैं तुम्हें एक दो दिन बाद फिर से क्वेश्चन पूछूंगा और देखता हूं कितने लोगों को याद आ रहा है। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ टर्न्स पे। देखो समझो जरा, अब सब लोग ध्यान से सुनना। बैटरी खत्म हो गई, एक मिनट। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा कि N1 बाई N2 है या N2 बाई N1 है। क्या ये बात सबको क्लियर है? N1 बाई N2, E1 बाई E2 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू A। तो A इज टर्न रेशियो, A इज टर्न रेशियो। अब एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, अगर मैं बोलूं, जैसे मैं तुमसे मान लो तुम्हारा वेट था 80 केजी, ज्यादा बोल दिया, चलो मान लो तुम्हारा वेट था 60 केजी, अभी तुमने अपना वेट कर लिया 100 केजी। तो एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलोगे, 100 बाई 60 या 60 बाई 100? बोलो आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलोगे, 100 बाई 60 या 60 बाई 100? आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, 100 बाई 60? यार जब भी हम अपने को कंपेयर करते हैं तो जो प्रेजेंट में होता है उससे पास्ट को कंपेयर करते हैं, यस या नो, यस या नो, यही करते हैं ना, ठीक है? देखो यार तरीके, मतलब कुछ तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ जाओगे तो एक ही बार में बहुत अच्छी बात है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप बताओ, E1 बाई E2 लेना पसंद करोगे या E2 बाई E1 लेना पसंद करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2 बाई E1, यार जसमित अभी तो बात हुई यार, जो चेंज हुआ है डिवाइड बाय जो पहले था ना, जो चेंज हुआ है डिवाइड बाय जो पहले था ना, ठीक है? तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, E2 बाई E1, E2 बाई E1, ठीक है? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, N2 बाई N1, एंड दैट इज की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आगे बात समझ में, क्या टर्न रेशियो और ये दोनों क्लियर है? I1 अपॉन I2 वो बात करते हैं अभी, नहीं अभी I1 I2 को जानबूझ के नहीं इसमें ला रहे, क्योंकि वो MMF प्रैक्टिकली क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आप एक बार ऐसे राइट हैंड से कान पकड़ रहे हो
एक बार ऐसे घुमा के कान पकड़ रहे हो, बस बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कान घुमा के हाथ पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ में कोई सेंस ही नहीं, कि तुम्हें पता ही नहीं चला सीधा पकड़ रहे हो उल्टा पकड़ रहे हो, बस इतना ही फर्क है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम टर्न रेशियो यूज कर रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज कर रहे हो, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे E1 upon E2 equal to N1 upon N2, that is turn ratio, and E2 upon E1 equal to N2 upon N1, that is the transformation ratio. ओके, अब यहाँ पे कभी कभी तुम्हें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे रहा है तो मतलब तुम्हारा क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी। अगर टर्न रेशियो की बात कर रहे हैं तो सिंपली प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। अब देखो, मान लो आपके सामने ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक ट्रांसफॉर्मर है और इस ट्रांसफॉर्मर का जो रेशियो है 1:2 है। तो एक्चुअली देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो बोलो आंसर क्या बोलोगे? आंसर क्या बोलोगे? 1/2 N1/N2, यस या नो? क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो आप आंसर क्या बोलोगे? 2/1, सिंपल। यार कोई कंफ्यूजन है क्या? टर्न रेशियो सिंपल, A1/A2, N1/N2, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 अपॉन N1, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो जानबूझ के। सर इसकी जरूरत क्या है ऐसे करने की? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार, वो लोग करते आ रहे हैं तो हम, मतलब जैसे होता है ना कि दो दो चीजें हैं। जब अभी आपको पता चलेगी जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग तो आपको वहां पे शायद इसकी जरूरत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे आप ये बताओ कि A1 और K1 दोनों क्लियर है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो। चलो, अब यहां पे जैसे एक होता है एमएमएफ बैलेंस, क्या होता है? एमएमएफ बैलेंस, एमएमएफ बैलेंस। ओके, एमएमएफ बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज द एमएमएफ बैलेंस? एमएमएफ क्या होता है? एन इंटू आई, एमएमएफ एन इंटू आई, ये तो सबको पता है ना, एमएमएफ इज एन इंटू आई। ठीक है, तो एमएमएफ बैलेंस क्या होता है? N1I1 इज इक्वल टू N2I2, दैट इज द एमएमएफ बैलेंस। तो ये आप कहां पे लगाते हो? ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, N1I1 इज इक्वल टू N2I2। तो यहां पे अगर मैं तुमसे, अब जैसे यहां पे एक चीज देखो, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि N1/N2 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? N1/N2 क्या हो जाएगा? I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। अब यहां पे बोलो तुम A लिखोगे K लिखोगे, A लिखोगे K लिखोगे, कुछ भी लिखो यार। अगर तुमने A लिखा तो ऐसे लिखोगे, K लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, दैट्स इट, सिंपल है ना। हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें? हम दोनों में लिख सकते हैं ना यार, जस्ट रेसिप्रोकली तो है। N1 अपॉन N2 दैट इज A, N2 अपॉन N1 दैट इज K। आ रही बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो हमें पता ही है, A इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, दैट्स इट। A इज इनवर्सली, मतलब सिंपली N1 अपॉन N2, N2 अपॉन N1, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, जैसे अब मान लो दो चीजें हैं, पीटी रेशियो, मान लो पीटी दे दिया, पीटी ट्रांसफॉर्मर के बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें एक होता है पीटी, एक होता है सीटी। तो
पीटी का जब भी रेटिंग होगा पता है कैसे होगा? पीटी का जब भी रेटिंग होगा कैसे होगा? हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। पीटी जब भी होगा क्या होगा? हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। सीटी क्या होगा? हमेशा जब भी होगा क्या होगा? हाई करंट अपॉन लो करंट। हाई करंट अपॉन लो करंट। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अगर 400/5 है और ए भी 400/5 है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? ए आपका V1/V2 दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? ए I1/I2 दिया हुआ है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। 400/5 अगर मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं, मैं तुम्हें बोल दूं कि यार ये सीटी है, सीटी है 400/5। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? या तो आएगा N1/N2, यस या नो? या तो आएगा N1/N2, या तो क्या आएगा? V1/V2। इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आएगा। सीटी तो कभी आ ही नहीं सकता, कि तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि सीटी करंट रेशियो भी हो सकता है। बट एक्चुअली अगर उसने बोला कि ये सीटी है तो इसका मतलब वो करंट रेशियो ही है। क्लियर है मेरा पॉइंट? मैं अभी पीटी और सीटी की बात कर रहा हूं, अभी इसे ट्रांसफार्मर से ला के यहां पे रिलेट मत करना आप लोग। सर सीटी इसमें I2/I1 नहीं होगा। नहीं, ये आपका I1 ही है, ये I1 है और ये I2 है, नीचे वाला I2 है। अब V1/V2 है तो ये क्या हो जाएगा? N1/N2। और ए क्या हो जाएगा? N2/N1। आप शायद इसकी बात कर रहे हो पंकज। दिस इज N2/N1। ये लिख लेना, अभी रियलाइज नहीं हो रहा, जब क्वेश्चन आएगा तब रियलाइज होगा आप लोग। लिखो इसे। और याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ पीटी और सीटी के लिए है। एक्चुअली पीटी सीटी ट्रांसफार्मर है, इसलिए मैंने इसको यहां पे बता दिया। तो इसको साइड में ही रखना है, एक बॉक्स बना के साइड में रख लेना। लिख के जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सीटी में N2/N1 क्यों किया? क्योंकि N1I1 = N2I2 होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये I1/I2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये N2/N1 हुआ, यस या नो? अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि I1/I2 ही है तो ये N2/N1 होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दो। मतलब ये रेटिंग का तरीका है। अगर ये सीटी देखो, सीटी आप खरीदने गए, आपको मिला 400/5, तो इसको स्टैंडर्ड किया गया है कि वो 400 प्राइमरी करंट है और 5 सेकेंडरी करंट है। ये स्टैंडर्ड किया गया सीटी के केस में। मतलब फिक्स है कि ये I1 और ये I2 ही है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर आप सीटी परचेस करने गए, आपके सामने लिखा हुआ है 400/5, मतलब वो प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी करंट ही है। आप उसमें जबरदस्ती नहीं बोलोगे कि सर N1/N2 क्यों नहीं है, V2/V1 क्यों नहीं है। अगर यही करना होगा तो फिर वो सीटी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जो चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हैं उसके लिए हम सवाल नहीं उठा सकते। आ रही बात समझ में जसमीत? अगर मैं बोल रहा हूं कि सीटी में अगर 400/5 है मतलब वो I1 है और ये I2 है। अब बताओ, अगर ये I1/I2 है तो ए N1I1 = N2I2, तो N1I1 N2I2 को जब आप इस तरीके से करोगे तो ए N1/N2 आएगा या N2/N1 आएगा? I1/I2 क्या आएगा? N2/N1 या N1/N2? देखो, आप सॉल्व करो, N1I1 = N2I2 लगाओ
और मुझे I1 अपॉन I2 की वैल्यू बताओ, फिर बताओ N1, भाई साहब N2 अपॉन N1 पूछ रहा हूँ, आप I1 और N1 क्या लिख रहे हो यार। आप मुझे ये बताओ कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ N1 और N2, N2 बाई N1 आएगा या N1 बाई N2 आएगा, मुझे ये बता दो। N2 बाई N1 या N1 बाई N2, एमएमएफ बैलेंस लगा के, जो बचपन से पढ़ते आए हो, N1 I1 लगा के, N1 I1 इक्वल टू N2 I2, क्या आया? N2 बाई N1 आया, बस वही लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? पीटी में देखो, पीटी का मतलब क्या है? पीटी क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। सीटी क्या करता है? करंट मेजर करता है। तो पीटी का जो रेशियो दिया रहेगा वो वोल्टेज का रेशियो दिया रहेगा, सीटी में जो रेशियो दिया रहेगा वो करंट दिया रहेगा। तो अब हमें पता है कि अगर ये V1 बाई V2 है तो V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 तो होता ही है, यस या नो? ये तो हमने अभी पढ़ा ना, V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2। बोलो जसमीत, ये तो अभी पढ़ा ना हमने। मैं बस यार आपसे ये बोल रहा हूं ना, ये चीजें स्टैंडर्डाइज्ड है कि अगर पीटी है तो V1 बाई V2 होगा, अगर सीटी है तो I1 बाई I2 होगा। बाकी आप निकाल के देख लो कि N1 बाई N2 आएगा या N2 बाई N1 आएगा। क्लियर है जसमीत? मतलब सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी की टर्म है, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी की टर्म है, ये क्या बोल रहे हो यार आप? यार एक बात बताओ, ये V1 अपॉन V2 N1 अपॉन N2 आप पहली बार देख रहे हो क्या? ये क्या लिखा हुआ है देखो, V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? आइडियल केस में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? भाई साहब यही तो है, कहाँ कुछ एक्स्ट्रा देख रहा हूं मैं। V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2, घर से थोड़ी लिख रहा हूं यार मैं, जो पहले बताया वही सी चीज से रिलेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका दिस इज द एमएमएफ बैलेंस, ये ओके। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक चीज देखो, अभी E1 की वैल्यू क्या आई आपकी? 4.44 F इंटू एन इंटू 5, ठीक है, ओके। और 5 की जगह क्या लिखा था हमने? 5 की जगह क्या लिखा था? बी ए, बी इंटू ए, ठीक है, ओके। अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू 5, कोई दिक्कत किसी को? एन चलते ट्रांसफार्मर में तो बदल नहीं सकते। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू बी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बस 5 की जगह बी इंटू ए कर दिया तो ए, देखो चलते हुए ट्रांसफार्मर में ए नहीं चेंज कर सकते, चलते हुए ट्रांसफार्मर में ए नहीं चेंज कर सकते।
तो जो जो चेंज कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, 4.44 इज ऑलरेडी कांस्टेंट, 4.44 इज ऑलरेडी कांस्टेंट। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ फाइव, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी। आगे बढ़े। तो यहां पे अगर यहां पे एक चीज नोटिस करें तो व्हाट इज 5? बताओ व्हाट इज 5? ई बाई एफ। और अगर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर तो बी बाई एफ। जैसे नो, एक्चुअली इक्वल नहीं बोल सकता मैं, मुझे प्रोपोर्शनल ही करना पड़ेगा। इधर अगर मैं बात करूं तो बी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ या फिर भी बाई एफ। क्या इन चारों लाइनों में किसी को कोई दिक्कत है? ये जो आपके सामने मैंने करी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका 2-4 लेक्चर, 2-3 दिन का लेक्चर इसी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। 5 डायरेक्ट, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस समझना जरा। अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है तो बेसिकली आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? फ्लक्स डेंसिटी v बाई एफ का रेशियो। वेरी गुड। अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? v बाई एफ का रेशियो। अगर सपोज सपोज जैसे आप ये समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अगर आप चाहते हो कि ट्रांसफार्मर का एक अच्छा सा ऑपरेशन हो तो आप हमेशा याद रखना, सर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फ्लक्स बढ़ेगा। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो आप याद रखना कि वोल्टेज भी कम करो, तब फ्रीक्वेंसी फ्लक्स तब वो नहीं होगा। मतलब फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, फ्लक्स को हमेशा रखना है कांस्टेंट। मैग्नेट जो जैसे ना ट्रांसफार्मर भी तो प्रोपोर्शन, आप लोग यार थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। एक बात बताओ, अगर मुझे 16 ही रखना है रेशियो, अगर मैं ये 32/2 है, तो अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ऊपर वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज डिक्रीज। अगर मुझे 16 ही रखना है, अगर मैं इसको 4 कर रहा हूं, अगर मैं इसको 4 कर रहा हूं तो 32 को क्या करना? अच्छा 32 को डिक्रीज करना। वाह भाई साहब, 32 को डिक्रीज कर दोगे, अगर इस नंबर को बढ़ा रहे हो तब पता है ऐसे करना पड़ेगा। दिखा जसमीत? अगर आपने इस नंबर को, इसको कांस्टेंट रखना है, अगर आप इस नंबर को बढ़ा रहे हो, इस नंबर को बढ़ा रहे हो तो ऊपर वाले नंबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस तरह जब ये दिमाग में आए ना तो आप लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल ले लिया करो साइड में, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये चीजें आप कर सकते थे बेसिकली। ओके, अब यहां पे आगे समझते हैं क्या बता रहा था यहां पे। हाँ, अब ये देखो, यहां पे जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, समझो जरा, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे बी एम कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है। आप बताओ, अगर मुझे वोल्टेज को अगर मुझे फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी घट रही है
तो मुझे वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज। अगर मुझे बीएम को कांस्टेंट रखना है, सोच समझ, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, सारे जेई के क्वेश्चन हैं। अगर मैं बीएम को कांस्टेंट रखना है तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो मुझे वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज। जसमीत, फ्रीक्वेंसी को मैं डिक्रीज कर रहा हूं। 8/4 था, अभी इसकी वैल्यू आ रही थी 2, अभी मैंने इसको 2 कर दिया। और मुझे बताओ अगर इसको कांस्टेंट रखना तो मैं यहां पे क्या लिखूं, बोलो, मैं यहां पे क्या लिखूं, 4। अब बताओ 8 से क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है? अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो वोल्टेज भी घटाना पड़ेगा। सेकेंड केस, अगर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो बताओ वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कांस्टेंट रखना है, मेंटेन करना है फ्लक्स डेंसिटी, वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कशन चल रहा है ना वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब लोग बहुत ध्यान से सुनते चलो। तो कहने का मतलब अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी, जैसे एक लाइन लिखना, वी हैव टू मेक V by F रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। लाइन लिखो, वी हैव टू मेक V by F रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। Otherwise, transformer goes into deep saturation. Transformer will go into deep saturation. Otherwise, transformer will go into deep saturation. Otherwise, transformer will go into deep saturation. ये लाइन सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, भी अगर कोई बोले कि V by F का रेशियो कांस्टेंट बना रहे हो, इसका मतलब आप क्या कांस्टेंट बना रहे हो? अगर कोई बोल रहा है कि आप हम V by F रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ए लिखो, अगला पॉइंट लिखो, द फ्लक्स डेंसिटी Bm should be maintained constant. The flux density Bm should be maintained constant. The flux density Bm should be maintained constant. By maintaining the V by F ratio constant. By maintaining the V by F ratio constant.